हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से आगे की कहानी को। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैनिक गुट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी कि जो यूएसए और यूएसएसआर जो दो महाशक्ति हुआ करते थे, उनको क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने छोटे छोटे देशों के साथ अपने सैनिक गुट बनाए। कोई से 4 कारण लिखिए, 4 कारण बताने हैं। तो पहला था महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए, उन्होंने रिसोर्सेस के लिए गुट बनाए थे। भू क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए, जो उनके क्षेत्र हुआ करते थे छोटे छोटे देशों के, उनको इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने गुट बनाए थे अपने। तीसरा है सैनिक ठिकाने के लिए, कि अगर वो छोटे देश अपने साइड कर लेंगे तो वो उनके क्षेत्र का सैनिक ठिकाने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा लिखा हुआ है आर्थिक मदद के लिए, कि थोड़ी बहुत पैसों से मदद हो जाए करेगी। इन 4 कारणों की वजह से ही महाशक्तियों ने क्या करा था, छोटे छोटे देशों के साथ मिलकर अपना एक गुट बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत तथा चीन के संबंध में तनाव के बावजूद दोनों विश्व की राजनीति में अपने आप को महत्वपूर्ण नायक क्यों समझते हैं। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए किन्हीं 4 घटनाओं का वर्णन कीजिए जिन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों में सौहार्द स्थापित किया है। सौहार्द का मतलब दोनों के संबंध बढ़िया हुए हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि भारत और चीन की अगर हम बात करें तो दोनों जो है एक दूसरे को लगभग टकराव की नजरों से देखते हैं, दोनों लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन बोला जा रहा है कि दोनों विश्व की राजनीति में अपने आप को महत्वपूर्ण नायक क्यों समझते हैं, ये बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले की अगर हम बात करें, यानी जब अंग्रेजों का टाइम पीरियड नहीं आया था, उससे पहले की अगर आप बात करो तो इंडिया और चाइना दोनों ही अपने अपने रास्ते पे चल रहे थे। दोनों की जो अर्थव्यवस्था थी वो आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। दोनों की संस्कृति जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही थी। यानी कि इन दोनों के बीच में जो है बिल्कुल भी टकराव जो है ना, बिल्कुल भी नहीं था। दोनों अपनी अपनी जगह जो है बिल्कुल सही थे और आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बाद में जो है आपको पता ही होगा कि जब वहाँ पे दोनों के ऊपर कब्जा कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसके बाद ये उम्मीद लगाई गई कि भाई आज़ादी के बाद जो है ना दोनों के संबंध क्या होंगे, बढ़िया हो जाएंगे। लेकिन आपको पता ही है कि भाई आज़ादी के बाद संबंध जो है बढ़िया नहीं हो पाए, और चीन ने जो है कुछ ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में जो है लड़ाई हो गई। ठीक है, यानी कि संबंध जो है इनके आज़ादी के बाद जो है बिगड़ना चालू हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है भारत और चीन के बीच सौहार्द की 4 घटनाएं। वही पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि 4 ऐसी चीजें बतानी है जो बता रही हैं आपको कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में सौहार्द है, यानी दोस्ती है। तो 4 चीजें बतानी है। सबसे पहला लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चीन दौरे से दोनों देशों के संबंधों में सुधार का सूत्रपात हुआ है। यानी कि जब यहाँ से राजीव गांधी चाइना के दौरे पे गए तो ये चीज दर्शाती है कि भाई दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं दोस्ती का हाथ जो है आगे बढ़ रहा है। दूसरा, सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है दोनों देशों के बीच में हो रहा है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दोनों देश जो है समझौते के ऊपर लगातार हस्ताक्षर करते जा रहे हैं। तो ये भी दर्शाता है कि भाई दोनों देश जो है आगे बढ़ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं। तीसरा, भारत चीन व्यापार में परस्पर वृद्धि हुई है, दोनों का व्यापार बढ़ता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत और चीन की लगभग एक सी नीतियां भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि बोला जा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी भी लगभग जो है दोनों की एक जैसी होती है। 5वां है, परिवहन और संचार साधनों में वृद्धि से सकारात्मक और अच्छे संबंधों के निर्माण में सहायता मिल रही है। यानी कि जैसे जैसे परिवहन ट्रांसपोर्टेशन जो है आगे बढ़ रहा है, संचार यानी कम्युनिकेशन आगे बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से भी दोनों देशों के संबंध जो है लगातार क्या होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही पूछा गया था, 4 चीजें पूछी गई थी कि जो दोस्ती को बता रही हो, तो 4 क्लियर हो गई है। चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, इस क्षेत्र में शांति तथा सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सार्क वाला जो है सिस्टम वो पूछा जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले पूछा गया कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश सम्मिलित है। तो आपको पता ही होगा दक्षिण एशिया में टोटल 7 देश आते हैं, लेकिन
लेकिन आज के टाइम पे इसके अंदर अफगानिस्तान को भी ऐड करा जाता है और म्यांमार को भी ऐड किया जाता है, तो आप उनको नो भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, आज के टाइम पे इन दोनों को भी ऐड किया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से देश हैं, एक बार दोस्तों इनको देख लेते हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, और आप इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी ऐड कर लो आज के टाइम। अब लिखा हुआ है इस क्षेत्र में शांति और सहयोग में सार्क और साफ्टा जैसे संगठनों के माध्यम से सहयोग बढ़ाया जा सकता है। तो यहीं पे वही पूछा गया कि दक्षिण एशिया में सहयोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दक्षेश जो बनाया गया है, सार्क बनाया गया है, उसके अलावा साफ्टा बनाया गया है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया है। इनके मामले से, इनके प्रयोग की वजह से जो है यहाँ पे जो है सहयोग बढ़ाने की जो है ना मतलब कि काम किया जा रहा है कि भाई कैसे सहयोग बढ़ाया जाए। समझ आ रहा है दोस्तों। तो दक्षिण एशिया में ये दो संगठन है जो सहयोग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, सत्ता के उभरते हुए वैकल्पिक केंद्रों द्वारा विभिन्न देशों में समृद्धशील अर्थव्यवस्था का रूप देने में निभाई गई भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सत्ता के उभरते हुए वैकल्पिक केंद्र, जो आपका चैप्टर है ना सत्ता के नए केंद्र, उससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र है उनके द्वारा समृद्धशील अर्थव्यवस्था को रूप देने में क्या भूमिका निभाई गई है, यानी कि वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है कैसे बढ़ रही है उनके द्वारा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा यूरोपियन यूनियन के बारे में, जो यूरोपीय संघ है, तो यूरोपीय संघ जो है आपको पता ही है कि भाई उसकी अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा हाई हो चुकी है। उसके अलावा अगर आप आसियान की बात करो तो आसियान के देशों की अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा हाई हो चुकी है। और ये दोनों संगठन ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों को खत्म कर दिया है, और लड़ाई झगड़े खत्म करके उन्होंने दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया है, और लगातार ये जो है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारते जा रहे हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक में इनका जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा क्या है रोल है। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है वो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको बड़ा करने में अपना रोल निभा रहे हैं। आप यहाँ पे आसियान और यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल दे सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत के पक्ष की व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में भारत द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जाने के सुझाव दिए गए हैं। दोस्तों, पर्यावरणीय जितना भी सवाल आता है इंडिया को लेके, जब भी एनवायरनमेंट वाली बात आती है तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये जो है ना क्वेश्चन पेपर के अंदर दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल एकदम ये रट लो ना, बिल्कुल एकदम इसमें लिख लेना VVIQ, एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन है ये, और बहुत बार पेपर में आता है। तो आपको यहां पर बताना क्या है कि भारत ने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर भी हस्ताक्षर कर दिया है। उसके अलावा इंडिया ने 2005 में G8 की भी बैठक करी थी, और उस G8 की बैठक में इंडिया ने ये मतलब कि मुद्दा उठाया था कि भाई जितने भी जो विकासशील देश होते हैं ना, विकासशील देश जो है वो कम ग्रीन हाउस उत्पादन करते हैं, मतलब कि वहां से जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन बहुत कम होता है, और जो विकसित देश है वो जो है क्या करते हैं, इनका उत्सर्जन बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये इंडिया ने एक मुद्दा उठाया था वहां पे। उसके अलावा भारत द्वारा उठाए गए कदम यहाँ पे लिखे गए हैं। तो भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कराए, यानी कि जितनी भी जो गाड़ियां वगैरह हैं, जो कमर्शियल गाड़ियां होती है उनके अंदर स्वच्छतर ईंधन होना चाहिए जिससे ज्यादा जो है पोल्यूशन ना फैले। ये इंडिया ने एक कदम उठाया है। 2003 के बिजली अधिनियम में पुनर्नवा ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। पुनर्नवा का मतलब होता है दोस्तों रिन्यूएबल, यानी कि जिसको दोबारा यूज करा जा सके। तो जो 2003 का जो बिजली अधिनियम था उसके तहत इसमें बढ़ावा दिया गया कि भाई हम जो है पुनर्नवा बिजली का उपयोग करेंगे, जिसको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है, यानी कि इंडिया ने बायोडीजल से संबंधित भी क्या करा है, एक राष्ट्रीय मिशन चलाया है। बायोडीजल का मतलब क्या है, ये ऐसा डीजल है जो कम पोल्यूशन फैलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत इस बात को आवश्यक मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करे, यानी कि जो विकसित देश है, जो डेवलप कंट्रीज है, उनको क्या करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज को वित्तीय संसाधन देने चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा देना चाहिए, और स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया करानी चाहिए। ठीक है, एकदम क्लीन जो है ना टेक्नोलॉजी देनी चाहिए जिससे पोल्यूशन वगैरह ना फैले।
ठीक है, तुरंत उपाय करें ताकि विकासशील देश जो है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को जो है पूरा कर सके। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर के अंदर। आगे भारत का यह मानना भी है कि दक्षेश में शामिल देशों को पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनानी चाहिए ताकि इस क्षेत्र की आवाज वजनी हो सके। यानी कि जो ये सार्क बनाया गया है, सार्क के सभी मेंबरों को क्या करना चाहिए, पर्यावरण के लिए एक साथ जो है आवाज उठानी चाहिए ताकि इनकी आवाज में दम आ सके और एनवायरनमेंट जो है उसको बचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया ने ये सारे कदम उठाए हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। आपको एकदम इसको बिल्कुल टिप पे याद कर लेना है ताकि पेपर में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण के प्रतिरोध के किन्हीं दो रूपों का सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, अब आपको पता ही होगा वैश्वीकरण जो है एक टाइप का दोस्तों प्रवाह होता है और ये प्रवाह भी कई सारी चीजों का हो सकता है, जैसे कि ये जो है विचारों का प्रवाह हो सकता है, पूंजी का प्रवाह हो सकता है, वस्तुओं का, और यहाँ तक कि जब व्यक्ति भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इनके प्रवाह को भी वैश्वीकरण के अंदर जो है काउंट किया जाता है। यानी कि वैश्वीकरण और कुछ भी नहीं है, बस एक टाइप का प्रवाह है। प्रवाह मतलब क्या, जब कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको प्रवाह कहा जाता है, तो वैश्वीकरण वही है। अब यहां पर बोला गया है वैश्वीकरण के प्रतिरोध बताने हैं दो। तो अब वैश्वीकरण का आर्थिक प्रतिरोध भी किया जाता है, उसके अंदर यह बोला जाता है कि वैश्वीकरण की वजह से जो अमीर देश हैं, अमीर देशों की अर्थव्यवस्था तो भाई बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, जबकि जो गरीब देश है, गरीब देशों की अर्थव्यवस्था जो है ग्रो नहीं कर पा रही है और उनकी जो इकोनॉमी है वो लगातार घटती जा रही है। तो ये आर्थिक रूप से इस तरीके से वैश्वीकरण का प्रतिरोध करा जाता है। प्रतिरोध का मतलब क्या है, उसका विरोध किया जाता है। ठीक है, अगला है सांस्कृतिक संदर्भ में। तो सांस्कृतिक रूप से भी जो है वैश्वीकरण का प्रतिरोध किया जाता है हमेशा से। यहाँ पर यह बोला जाता है कि भाई वैश्वीकरण की वजह से जो दुनिया की जो संस्कृति है छोटी छोटी, वो सारी संस्कृतियां जो है खत्म हो रही है और बस एक जो वेस्टर्न कल्चर है यानी जो पश्चिमी संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यानी कि वैश्वीकरण की वजह से संस्कृतियां भी जो है खत्म हो रही है। तो ये भी आप वैश्वीकरण के प्रतिरोध में आराम से लिख सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आ गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी पक्ष से क्या अभिप्राय है। 1952 तथा 1957 की पहली दो संसदों के दौरान विरोधी पक्ष की किन्हीं दो गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों देखो, जब भी किसी भी देश के अंदर जो लोकतंत्र होता है ना, डेमोक्रेसी जो होती है, तो डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ी चीज यही होती है विपक्ष। ठीक है दोस्तों, जब तक जो है विपक्ष नहीं होता ना तो आप कह ही नहीं सकते कि भाई वहां की डेमोक्रेसी अच्छी है, क्योंकि विपक्ष जो होता है, जो अपोजिशन पार्टीज होती है, उनका ये बहुत बड़ा रोल होता है कि भाई वो कैसे जो रूलिंग पार्टी है ना उनको जो है कैसे वो दबाव में डालेंगी। क्योंकि जब तक रूलिंग पार्टी को दबाव में नहीं डाला जाएगा, जब तक रूलिंग पार्टी की आलोचना नहीं करी जाएगी, रूलिंग पार्टी का मतलब क्या है, जो अभी सरकार चला रही है, जो अभी सत्ता में है, जब तक उनकी आलोचना नहीं करी जाएगी, वो जब तक जो है ढंग से काम नहीं करेंगे। तो विपक्ष जो है इसीलिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी की कोई भी जो है मतलब कि आलोचना नहीं करेगा और जब बुराई नहीं होगी तो वो ढंग से काम नहीं करेंगे। इसीलिए विपक्ष का एक लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। अब यहाँ पे दो पॉइंट लिखे गए हैं, उनकी यहाँ पर पूछा गया ना कि विरोधी पक्ष की किन्हीं दो गतिविधियों का वर्णन कीजिए कि उन्होंने क्या काम करा है। तो पहला लिखा हुआ है, विपक्षी दल ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों को सुचिंतित आलोचना की है कि कांग्रेस पार्टी की क्या क्या नीतियां थी, कैसे व्यवहार थे, उनकी आलोचना करी। मैंने कहा ना, आलोचना मतलब क्या, बुराई। विपक्षी पार्टी का ये काम ही होता है कि वो बुराई करते हैं हमेशा, ताकि जो है वो जो सत्ता में जो पार्टी है वो ढंग से काम कर पाए। इस आलोचना में सिद्धांतों का बल होता था। विरोधी दल ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इसके कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन जो है वो भी क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, विपक्षी दल ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावनाओं को जीवित रखा। यानी कि विपक्षी दल था, इसीलिए इंडिया में जो है वो लोकतंत्र जो है अभी तक आपको देखने को मिलता है। तो लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम किया विपक्षी दल ने।
ऐसा करके विरोधी दल ने व्यवस्थाजन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 4 लक्षणों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आई गई नहीं, क्योंकि आपका ये चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुका है, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है निम्नलिखित संस्थापकों के नाम तथा उनके द्वारा संस्थापित राजनीतिक दलों में मेल मिलाइए, यानी कि कौन सी पार्टी किसके द्वारा बनाई गई वो बताना है। तो जो सी राजगोपालाचारी थे उनके द्वारा स्वतंत्र पार्टी बनाई गई थी। दीनदयाल उपाध्याय जो थे उनके द्वारा भारतीय जनसंघ बनाया गया था। उसके अलावा जो एनटी रामराव थे उनके द्वारा तेलुगु देशम पार्टी बनाई गई थी। चौधरी चरण सिंह के द्वारा लोकदल पार्टी बनाई गई थी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी पार्टी के नाम आपको एक ही जगह पर मिल गए हैं, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको याद करो बैठ के, पेपर जब देने जाओगे तो एक बार रिवाइज करके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, 30वां जो है क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे मैप पूछा जा रहा है, मैप में आपसे राज्यों के नाम पूछे जा रहे हैं कि अब राज्य कौन कौन से हैं। तो जो ए नंबर पे राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। बी पे मिजोरम है, सी पे पंजाब, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो ये सारे राज्य आपसे पूछे गए थे। ठीक है, पंजाब, झारखंड और मिजोरम वगैरह ये सारे राज्य आप फिल कर लोगे, बहुत ही ज्यादा इजी है। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन 31, सोवियत संघ के विघटन की किन्हीं 6 परिणतियों का मूल्यांकन कीजिए। परिणतियों का मतलब होता है दोस्तों परिणाम, यानी कि क्या, रिजल्ट। ठीक है, कि जब सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो उसके क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या परिणाम निकल कर आए वो पूछे जा रहे हैं और 6 परिणाम आपसे उसके पूछे गए हैं। तो पहला परिणाम क्या निकल कर आया कि सोवियत संघ की समाप्ति के बाद ही क्या हुआ, दूसरी दुनिया का पतन हो गया और पूरा शीत युद्ध जो था वो खत्म हो गया। शीत युद्ध खत्म हुआ तो हथियारों की होड़ वगैरह खत्म हो गई, विचारधारा की लड़ाई वगैरह जो थी वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा परिणाम क्या निकल कर आया, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध जो है बदल गए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पहले पूर्वी यूरोप के देश जो थे पहले वो यूएसएसआर की साइड थे। ठीक है, पहले क्या थे, पूर्वी यूरोप के देश पहले किसकी साइड थे, यूएसएसआर की साइड थे। बाद में जब वो यूएसएसआर टूटा तो उन सारे देशों ने यूएसएसआर को छोड़ दिया और यूएसए की साइड चले गए, यानी कि शक्ति संबंध जो थे वो भी क्या हो गए, बदल गए। आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप लिख सकते हो कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो संस्थाएं थी वो और ज्यादा उन्होंने पैसा कमाया उस टाइम पे। ठीक है, और तीसरा परिणाम क्या है, सोवियत खेमे के अंत से विश्व पटल पर नए देशों का उदय हुआ। तो भाई जब 15 जो यूएसएसआर के जब देश जो है वहां से निकल कर आए, ठीक है, तो 15 जो है नए देश आपको मैप पे देखने को मिले, एक ये परिणाम भी निकला। आगे अब लिखा हुआ है यहाँ पे 3 और दिखाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि 6 पूछे गए हैं तो 3 परिणतियां जो है और दिखाई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था के स्वरूप को पूरी दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को शिकंजा कस गया, यानी कि अब जैसे ही समाजवादी जो यूएसएसआर था वो खत्म हुआ तो उसके बाद पूंजीवाद ने क्या करा, पूरी दुनिया के ऊपर अपना शिकंजा कस लिया, हर जगह कैपिटलिज्म का नाम हो गया। बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के सोवियत समर्थित देश यूरोपीय संघ से जुड़ गए। जो पहले सोवियत संघ के अंदर थे वो सारे देश अब यूरोपीय संघ के अंदर ऐड हो गए जाके। उसके अलावा नाटो जो था दोस्तों, तो नाटो का विस्तार का अवसर प्राप्त हुआ। नाटो जो था वो और ज्यादा बड़ा हो गया उसके बाद, और कुछ पूर्व सोवियत देश उसके नए सदस्य बन गए, यानी कि जो पहले यूएसएसआर में थे वो भी अब नाटो के अंदर क्या हो गए, ऐड हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से ये 6 परिणाम निकल कर आए सोवियत संघ के विघटन के। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन की आलोचना के किन्हीं 3 बिंदुओं तथा किन्हीं 3 आधारभूत मूल्यों और विचारों का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों ये चैप्टर आ ही नहीं रहा है, पहला वाला मतलब कि जो शीत युद्ध वाला चैप्टर है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32, बदलते परिवेश में संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए 2005 में सुझाए गए किन्हीं 6 सुधारों का आकलन कीजिए। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 2005 में यूएनओ जो था उसको 60 वर्ष यानी 60 साल जो है पूरे हो चुके थे, और यूएनओ ने इसी मौके पे जो है अपनी सालगिरह बनाई थी, और यूएनओ के कई सारे बड़े बड़े नेता लोग जो है उसके अंदर आए थे, ऐड हुए थे, और उन्होंने यूएनओ को और ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए और बेहतर बनाने
बनाने के लिए जो है काम किया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे उस टाइम पे। तो पहला लिखा हुआ है शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया जो शांति करवाएगी। दूसरा, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले इस बात की स्वीकृति, यानी अगर कोई देश अपनी जनता को बचाने में असफल हो जाता है तो जो दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको उस देश की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसको बचाना चाहिए। जैसे कि अगर आप बात करो अभी के टाइम पे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है और यूक्रेन जो है बहुत बुरी हालत में है, तो आप कह सकते हो कि भाई अभी के टाइम पे यूक्रेन जो है वो अपनी जनता जो है उसको बचाने में असफल है। तो इसी टाइम पे जो दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पे यूक्रेन जो है ना उसकी हेल्प करनी चाहिए, ये बोला जा रहा है यूएनओ के अंदर। तो यहाँ पर बातें तो रख दी जाती है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ये हमारे को साफ दिखाई दे रहा है। अगला पॉइंट है यहाँ पे मानवाधिकार परिषद की स्थापना। ठीक है, मानवाधिकार परिषद की स्थापना करी गई। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य बनाया गया जो विकास के जो है ना राह पे चलेगा और आगे और ज्यादा डेवलपमेंट करवाएगा। अनुरूप रीति के आतंकवाद की निंदा तथा एक लोकतंत्र कोष का गठन किया गया, मतलब आतंकवाद किसी भी प्रकार का हो सबकी जो है निंदा यानी बुराई करी जाएगी। एक लोकतंत्र कोष का भी गठन किया जाएगा। लोकतंत्र कोष का गठन करने का मतलब ये है दोस्तों कि एक जो है ना जितने भी जो लोकतांत्रिक देश है दुनिया के अंदर वो सारे मिलके क्या करेंगे, कुछ फंडिंग करा करेंगे, पैसा देंगे और उसी से लोकतंत्र कोष बनेगा। और जब अगर मान लो दुनिया में अगर कोई एक ऐसा छोटा मोटा देश है जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन वो लोकतंत्र को अपनाना चाहता है तो उसको क्या मिलेगा, इसी फंडिंग के अंदर से पैसा मिल जाएगा और वो देश आराम से अपने देश के अंदर लोकतंत्र को अपना सकता है। तो ये काम होगा लोकतंत्र कोष का, यानी कि एक तरीके से डेमोक्रेसी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने पर सहमति, इसको खत्म कर दिया गया था क्योंकि इसकी जो है अब कोई जरूरत नहीं बची थी। तो दोस्तों ये सारे कदम उठाए गए उस टाइम पे 2005 के अंदर बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, जिससे जो है यूएनओ को और ज्यादा प्रासंगिक बनाने का काम किया गया। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? सुरक्षा को होने वाले खतरों के किन्हीं 4 नए स्रोतों की भूमिका का आकलन कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना VVIQ, क्योंकि कई बार पेपर के अंदर ये पूछा जाता है। तो इसको एक बार कवर करते हैं आराम से। सुरक्षा के नए स्रोतों पर पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पे कौन कौन से ऐसी चीजें, कौन कौन से ऐसे नए खतरे आ रहे हैं जो सुरक्षा के ऊपर हावी होते जा रहे हैं और उसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट बताए गए हैं आपको, आतंकवाद, मानवाधिकार, महामारी और शरणार्थी समस्या। दोस्तों आतंकवाद की अगर आप बात करो तो ये एक नया खतरा आ चुका है आज के टाइम पे, मतलब कि ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये एक नया स्रोत है खतरे का। उसके अलावा मानवाधिकार, कई देशों में मानव के अधिकारों को छीना जा रहा है। ठीक है, कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर मानव के अधिकारों को बिल्कुल ही हनन कर लिया जाता है, तो ये एक नया खतरा है। महामारी भी है, आजकल जो है कई सारी एपिडेमिक्स कई सारी महामारियां जो है वो फैलती जा रही है। ठीक है, तो कई बार ऐसे अभी के टाइम पे अगर आप बोलो तो कोरोना वगैरह ये सब महामारियां, तो ये भी एक जो है खतरे का नया स्रोत बन के सामने आ चुका है। और शरणार्थी समस्या, शरणार्थी का मतलब क्या है, जो रेफ्यूजीज होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक कंट्री से कई सारे लोग निकलते हैं और वो शरणार्थी बन जाते हैं, मतलब रेफ्यूजीज कहलाते हैं लोग, और वो दूसरे देश के अंदर जाके बस जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से खतरे का नया स्रोत है, क्योंकि उनमें कई बार क्या होता है जो टेररिस्ट वगैरह जो लोग होते हैं वो भी उनके अंदर ही शरण लेके घुस जाते हैं देश के अंदर और फिर तबाही मचाते हैं। तो ये सारे खतरे के नए स्रोत है, ये 4 बिल्कुल इजी से है। ठीक है, मानवाधिकार, महामारी, शरणार्थी समस्या और आतंकवाद। एक बार आप इनको देखोगे एकदम क्लियर है, आसान है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको पहले ये गद्यांश दिया गया है, पहले आपको ये पढ़ना है। अब आपको करना क्या है, आपको ये अपने आप पढ़ना है। आप अपने आप इसको गद्यांश को रीड करिए और उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 3। आप ऐसा करना, पहले अपने आप उसका आंसर देने का ट्राई करना, फिर बाद में इसका आंसर देखना, तब ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करें, इस वाले को बहुत आसान है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, 1967 के चौथे आम चुनाव से पहले के गंभीर आर्थिक संकट का परीक्षण कीजिए और इस निर्वाचन के आधार पर निर्वाचकों के जनादेश का आकलन कीजिए।
अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो 1967 का चौथा आम चुनाव था उस टाइम पर गंभीर आर्थिक संकट आ चुका था, तो उसके बारे में हमारे को बताना है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा उस टाइम पे 1967 के चुनाव में दो प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहावसान हो चुका था, वो निपट चुके थे। ठीक है, ठीक, तो पहले जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, ये दो प्रधानमंत्री जल्दी से निकल चुके थे, इनका देहावसान हो चुका था। दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है इस अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट में था, मानसून की असफलता हो चुकी थी, व्यापक सूखा पड़ रहा था, खेती की पैदावार में गिरावट आ चुकी थी, गंभीर खाद्य संकट था, विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो भी कम हो चुका था, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट, ये सारी समस्याएं थी उस टाइम पे। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपयों का अवमूल्यन करना, और उस टाइम पे रुपयों का अवमूल्यन कर दिया गया था। ये बोला जाता है कि भाई ये यूएसए के दबाव में आकर हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, पहले के टाइम पे एक अमेरिकी डॉलर जो है वो 5 रुपए के बराबर था, लेकिन बाद में जब हमारे रुपयों का अवमूल्यन करा गया तो 7 रुपए जो है उसके बराबर हो गए, यानी कि एक अमेरिकी डॉलर और हमारे 7 रुपए हो गए, तो हमारे पैसों की वैल्यू भी उस टाइम पे गिर गई। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आप कह सकते हो आर्थिक संकट कैसे था, तो भाई 1962 के अंदर जो है हमारी चाइना के साथ लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से हमने वेपन्स के ऊपर ज्यादा पैसा लगाया था। ठीक है, उसके अलावा जैसे अगर आप बात करो तो 1965 के अंदर हमारी जो है पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, तो उसकी वजह से भी हमने जो है वेपन्स के ऊपर पैसा लगाया। तो इन कारणों की वजह से जो है आर्थिक संकट जो है ज्यादा था। ठीक है दोस्तों, ये सब आप जो है रीजंस बता सकते हो। अब लिखा हुआ है निर्वाचन के आधार पर निर्वाचकों का जनादेश, तो ये कैसे है? पहला लिखा हुआ है चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। ठीक है, तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा थी। तो दोस्तों जब ये 1967 का चुनाव हुआ था तो उस टाइम पे जो कांग्रेस है, कांग्रेस की बहुत सारे राजनेता लोग जो बड़े बड़े दिग्गज राजनेता थे उन्होंने भी अपनी सीट जो है वो खो बैठे थे वो लोग, और इसीलिए इसको राजनीतिक भूकंप जो है उसकी संज्ञा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो पहला आप ये बताओगे। उसके अलावा राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज्यादा स्पष्ट नजर आएगी, यानी कि राज्यों के अंदर यह आपको और ज्यादा क्लियर दिखाई देगी। तो 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल चुकी थी। ठीक है, 9 राज्यों में कांग्रेस जो है वो चुनाव हार चुकी थी दोस्तों, और 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर पहले जो बताया जा रहा है कि भाई कांग्रेस जो है 7 राज्यों में चुनाव हारी थी और बाद में 2 राज्यों में दल बदल के कारण हारी। इस तरीके से टोटल हो चुके थे 9। तो 9 राज्यों में जो है कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी, बड़े बड़े नेता लोग हार गए थे। तो ये जो है 1967 का चौथा आम चुनाव जो है कुछ इस तरीके से रहा, कांग्रेस को गहरा धक्का जो है उस टाइम पे लगा था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की साइड। अगला क्वेश्चन है 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल के किन्हीं 3 कारणों का विश्लेषण कीजिए, यानी आपातकाल क्यों लगाया गया उसके 3 रीजंस बताने हैं। क्या सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया था, यानी कि सरकार ने क्या अपनी पावर का वहां पे गलत इस्तेमाल किया? अपने उत्तर के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, 3 कारण पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको एकदम शॉर्ट के अंदर पहले बता देता हूँ। पहला वहां पे आप लिखोगे आर्थिक संदर्भ, तो उसके अंदर आप बताओगे कि भाई उस टाइम पे जो है आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो आर्थिक संदर्भ में ये सब बताओगे। दूसरे में आप लिखोगे गुजरात और बिहार के आंदोलन के बारे में, तो ये दूसरा कारण था। और तीसरा आप लिखोगे न्यायपालिका के साथ संघर्ष, यानी सरकार जो है उसकी लड़ाई चल रही थी न्यायपालिका के साथ, तो ये भी आपातकाल लगने का तीसरा कारण था। ठीक है दोस्तों, तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। चल दोस्तों 35वां क्वेश्चन है 1989 से 2004 तक भारत में 9 गठबंधन सरकारें बनी, इनमें से किन्हीं 2 गठबंधन की सरकारों के उत्थान तथा पतन का विश्लेषण कीजिए। कि 9 गठबंधन सरकारें बनी है, लेकिन आपको 2 गठबंधन की सरकारों के बारे में बताना है कि उनका उत्थान कैसे हुआ, लेकिन बाद में वो पतन कैसे हो गया, यानी वो खत्म कैसे हो गई, इसके बारे में बताना है आपको। तो 2 यहाँ पे लिखी हुई है। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार पहली जो 1989 के अंदर बनाई गई थी जब कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली थी, और दूसरी संयुक्त मोर्चा की सरकार जो 1996 के अंदर बनाई गई थी। तो यहाँ पे इनकी पूरी कहानी लिखी हुई है कि ये सरकारें कैसी बनी, कौन कौन सी पार्टियां इनके अंदर सम्मिलित थी, और बाद में इनका पतन कैसे हो गया, सरकार कैसे टूट गई। आप इन कहानियों को दोनों सरकार की पढ़ लेना, आराम से क्लियर हो जाएगा।
हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वीं शताब्दी के 8वें दशक के अंत में हमारे देश में अनेक घटनाओं को घटते देखा गया है। ठीक है, 20वीं शताब्दी के 8वें दशक के अंत में बोला जा रहा है कि अनेक घटनाओं को घटते देखा गया है जिन्होंने भारतीय राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी है। ऐसी किन्हीं 3 घटनाओं का आकलन कीजिए। तो हमारे को ये बताना है कि ऐसी कौन सी 3 घटनाएं हैं जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी छाप छोड़ी है, जिनका आप कह सकते हो इम्पैक्ट आज तक हमारे को देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर्स के अंदर ये पूछा जाता है, आप लिख लेना इसके ऊपर VVIQ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पहली घटना लिखी हुई है कि 1989 में कांग्रेस जो है हार गई थी। अगर आप देखो तो 1984 में 415 सीटों के साथ कांग्रेस जीती, लेकिन 1989 के चुनाव में कांग्रेस को बस 197 सीटें मिली। और 1991 में जब फिर से चुनाव करवाए गए तो कांग्रेस जो है वो जीत गई थी, मतलब सत्ता में आ गई थी। लेकिन ये बोला जा रहा है कि भाई कांग्रेस जो है जीत तो गई थी, लेकिन उसका जो मतलब कि जो कांग्रेस प्रणाली जो थी वो 1989 के अंदर ही क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, वो समाप्त हो गई थी। तो पहले ये घटना थी जिसका प्रभाव आज तक आपको देखने को मिलता है कि कांग्रेस पहली बार इतनी कम सीटों से जो है वहाँ पे आई थी सत्ता में। तीसरी घटना है यहाँ पे मंडल मुद्दा वाली। तो 1990 में जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनाई गई थी तो वहाँ पर मंडल आयोग जो था, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। और मंडल आयोग की सिफारिशें ये थी कि जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं वहाँ पे OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। तीसरी घटना दोस्तों है यहाँ पे 1991 के अंदर जो हुई थी, नए आर्थिक सुधार जो आप देखते हो, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आप सुनते हो ना कि ढांचागत समायोजन कार्यक्रम भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो वो हुई यहाँ पे 1991 के अंदर। वहाँ पे LPG रिफॉर्म्स जो थे उनको लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया था। तो इनकी वजह से भी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा परिवर्तन जो है देखने को मिला। तो ये 3 घटनाएं थी। पहली यहाँ पे क्या थी, कांग्रेस हार गई। दूसरी यहाँ पे क्या थी, मंडल आयोग वाली। और तीसरी यहाँ पे नए आर्थिक सुधारों वाली। ठीक है, ये 3 घटनाएं आप जो है बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। तो इसी के साथ दोस्तों 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2011 का क्वेश्चन पेपर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।